इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 7 के सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नांकित आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया गया है, हमारे सामने दो आयत दिए गए हैं। एक तो ये बड़े वाला आयत है और ये एक छोटा आयत है, और उसके बाद में ये छायांकित भाग दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए देखिए, अगर हम इसको एक रास्ता मान लें तो इस छायांकित भाग की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर दी हुई है और बड़े वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, बड़े आयत के लिए लंबाई कितनी है, लंबाई दी गई है 15 मीटर और चौड़ाई हमारी दी गई है इसमें 10 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल, इसको A1 मान लेते हैं, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर, और इनकी गुना हो जाएगी वर्ग मीटर, यानी 15 धाम 150 150 वर्ग मीटर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। इसी प्रकार से इस छोटे वाले आयत की लंबाई चौड़ाई निकाल के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। छोटे आयत के लिए, तो छोटे आयत की लंबाई, अब छोटे आयत की ये लंबाई है, इसको ध्यान से देखें, इस मार्ग की चौड़ाई यानी ये छायांकित भाग है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर, यानी जब हम इसकी आयत की लंबाई निकालेंगे तो ये टोटल 15 मीटर है। इस 15 मीटर में से 2 मीटर ये कम हो जाएगा और 2 मीटर ये, यानी 15 में से 4 मीटर कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 माइनस 2 प्लस 2 मीटर, और 15 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 11 मीटर। ठीक है, ऐसे ही चौड़ाई निकालते हैं। अब चौड़ाई देखिए, ये चौड़ाई बड़े वाले आयत की 10 दी गई है, 10 मीटर, और यहाँ पे ये छायांकित भाग की चौड़ाई 2 मीटर है। तो इस छोटे आयत की चौड़ाई निकालने के लिए छायांकित भाग की चौड़ाई को 2 बार घटा देंगे, 2 मीटर घटा देंगे इसमें से, यह आ जाएगा 10 माइनस 2 प्लस 2, यानी 10 में से 2 प्लस 2 यानी 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 मीटर। 10 माइनस 4 बराबर 6 मीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं छोटे आयत का, इसको A2 कह देते हैं। ये भी होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी आई है, लंबाई 11 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। अब गुना करने पर कितना आ जाएगा, 11 छिक 66 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाएंगे, यानी A1 माइनस A2, और A1 का मान आया है हमारा 150 वर्ग मीटर और A2 का मान है 66 वर्ग मीटर। तो इतने वर्ग मीटर आ जाता है। 150 में से 66 घटा देते हैं, तो घटाने पर ही आएगा 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 14 में से 6 गए 8, यानी 84 वर्ग मीटर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है 84 वर्ग मीटर। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। इसमें बड़े आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, और जो छायांकित भाग की चौड़ाई दी गई है वो 2 मीटर है। तो हम ऐसे ही करते हैं, इसको भी बड़े आयत और छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाकर उनका अंतर ज्ञात कर लेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। करिए, बड़े आयत के लिए तो लंबाई कितनी होगी, बड़े आयत की लंबाई दी गई है हमें 20 मीटर, चौड़ाई दी गई है हमें 15 मीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े आयत का क्षेत्रफल A1 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई 20 मीटर है भाई, गुना चौड़ाई 15 मीटर है। अब 20 और 15 की गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 300, यानी 300 वर्ग मीटर बड़े आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। इसी प्रकार से छोटे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं छोटे आयत के लिए। तो यहाँ लंबाई कितनी है, छोटे आयत की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े आयत की लंबाई में से ये छायांकित भाग की चौड़ाई को 2 बार घटा देंगे, 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से, तो ये लंबाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए हो जाएगा। बड़े आयत की लंबाई 20 मीटर है, इसमें से 2 मीटर प्लस 2 मीटर हम घटा देते हैं। अब 20 में से 4 घटाया तो कितना आ गया, 16 मीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई निकालते हैं। इसकी चौड़ाई बराबर होगा, देखिए 15 मीटर है ये, इसमें से 2 मीटर ये कम कर देंगे, 2 मीटर ये, तो 15 माइनस 2 प्लस 2 मीटर। अब 15 में से 2 प्लस 2 यानी 4 घटाए तो ये 11 मीटर आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। A2 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई है 16 मीटर
और चौड़ाई है 11 मीटर। गुना कर देते हैं, 16 ही कम 16, हाथ सिल को 1 आ गया, और भाई 16 ही कम 16 और 1 17, यानी 176 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल आ जाता है इस छोटे वाले आयत का। ठीक है, अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा A1 माइनस A2। अब A1 का मान आया था हमारा 300 वर्ग मीटर और A2 का मान है 176 वर्ग मीटर, और 300 में से 176 को जब घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 124 वर्ग मीटर। तो ये छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। इस प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पे बड़े आयत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, और जो छायांकित भाग है उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर दी गई है। तो ये इधर भी 2.5 मीटर होगा, यहाँ पे भी 2.5 मीटर और यहाँ पर भी 2.5 मीटर। तो इसमें भी वही सेम काम करना है, कर लेते हैं। बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो इसको A1 मान लिया, ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दी गई है भाई सवाल में? लंबाई हमें दी गई है 40 मीटर और चौड़ाई दी गई है 25 मीटर, और 40 और 25 की गुना करते हैं तो 25 चौका 100 और 1 0, यानी 1000 वर्ग मीटर बड़े आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। इसी प्रकार से छोटे आयत के क्षेत्रफल को निकालते हैं। छोटे आयत के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। अब निकाल लेते हैं लंबाई। लंबाई के लिए बड़े आयत की लंबाई है हमारी 40 मीटर, और ये जो छायांकित भाग है उसकी चौड़ाई हमें दी गई है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर इधर से कम करेंगे, 2.5 मीटर इधर से, तो हमें लंबाई छोटे आयत की मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको करते हैं 2.5 प्लस 2.5, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, यानी 40 में से 5 घटाए तो 35 मीटर लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार से चौड़ाई निकाल लेते हैं। छोटे आयत की चौड़ाई, चौड़ाई के लिए बड़े आयत की चौड़ाई 25 मीटर है, इसमें से भी 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर कम कर देंगे, यानी 25 में से 5 मीटर कम किया तो 20 मीटर आ गया हमारे पास में। ये हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं छोटे आयत का, और इसको कह देते हैं A2। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल A2 कितना होगा? ये भी लंबाई गुना चौड़ाई का सूत्र लगेगा इसमें, और लंबाई दी गई है 35 मीटर और चौड़ाई आई है हमारी 20 मीटर। तो 35 और 20 की गुणा करते हैं, 35 दूनी 70, यानी 700 वर्ग मीटर इस छोटे आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हम इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल कम कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा A1 माइनस A2। तो A1 का मान कितना आया है भाई? A1 का मान 1000 वर्ग मीटर आया है, और A2 का मान आया है 700 वर्ग मीटर। अब 1000 में से 700 वर्ग मीटर घटाते हैं तो ये 300 वर्ग मीटर आता है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए, एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। इसके बीचों बीच 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और इन रास्तों की चौड़ाई है 5 मीटर। हमें इन रास्तों का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये क्षैतिज रास्ता जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर ऊर्ध्वाधर रास्ते यानी परपेंडिकुलर जो दिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए करते हैं क्षैतिज मार्ग के लिए। अब क्षैतिज मार्ग की लंबाई, क्योंकि ये रास्ता जो है ये भी आयताकार है, तो आयत के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए हमें। अब इसकी लंबाई कितनी होगी? जितनी इस आयत की लंबाई है, तो लंबाई हो गई 120 मीटर और चौड़ाई दी गई है सवाल में 5 मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल यानी क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और इसको A1 मान लेते हैं। ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई 120 मीटर है, इसकी गुणा करते हैं 5 मीटर में, इतने वर्ग मीटर आ जाएगा, और 120 और 5 की गुणा आ जाती है 600 वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे ही ऊर्ध्वाधर रास्ते के लिए लेते हैं। ऊर्ध्वाधर रास्ते के लिए, तो इस ऊर्ध्वाधर रास्ते की लंबाई कितनी है भाई? जितनी आयत की चौड़ाई है, यानी 80 मीटर की लंबाई हो गई 80 मीटर, और चौड़ाई तो 5 मीटर दी गई है। इसका क्षेत्रफल को मान लेते हैं A2। ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर, तो इन दोनों की गुना ये आ जाएगा 400 वर्ग मीटर। अब इस सवाल में एक ध्यान देने वाली बात है
यहाँ पे देखिए आप, ये रास्ता है, इसको समकोण पर काटता है, यहाँ पे ये कॉमन रास्ता है और इस रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर ये है, इधर से भी 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर और यहाँ से 5, यानी ये वर्गाकार उभयनिष्ठ मार्ग है। देखिए ये इस क्षैतिज रास्ते में भी आ रहा है और ऊर्ध्वाधर में भी, यानी इसकी काउंटिंग 2 बार हो गई, 2 बार गिनती हो गई। तो एक बार इसको हम घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वर्गाकार मार्ग है और उसका क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और भुजा कितनी है, भुजा है 5 मीटर, यानी 5 मीटर का वर्ग और 5 मीटर का वर्ग हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल प्लस ऊर्ध्वाधर मार्ग का क्षेत्रफल और उसमें से एक ये जो उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे। अब लिख लेते हैं यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये उभयनिष्ठ मार्ग जो है ये 2 बार आ गया है, इसको एक बार हमें घटाना पड़ेगा। तो A1 का मान है हमारा 600 वर्ग मीटर, A2 का मान 400 वर्ग मीटर और A3 का मान है 25। तो 600 400 1000 और इसमें से घटाते हैं 25, तो ये आ जाता है 975 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 है, एक वर्गाकार पार्क की सीमा से लगा हुआ पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। पार्क की लंबाई 30 मीटर है। पार्क के शेष भाग में ₹6 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक वर्गाकार पार्क है जिसके अंदर ये 1 मीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है। तो जो पार्क का शेष भाग है, ये वाला भाग है, इसमें हमें घास लगवाने का व्यय ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर दी गई है, तो ये भी 30 मीटर हो, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 30 मीटर हो गई, ये भी 30 मीटर। अब ये जो अंदर वाला वर्ग है हमारा, इसकी भुजा ज्ञात करेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो घास लगवाने का व्यय उस क्षेत्रफल की दर से हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए करते हैं। वर्गाकार पार्क की भुजा ये दी गई है 30 मीटर और मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई ये 1 मीटर है। तो हम निकाल लेंगे अंदर वाले वर्ग की भुजा। तो भाई ये भुजा हमें निकालनी है, इसके लिए 1 मीटर ये कम हो जाएगा, 1 मीटर ये, यानी हो जाएगा 30 माइनस 1 प्लस 1 मीटर। अब 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 मीटर आ जाएगा। अब इस पार्क का अंदर वाले वर्ग की भुजा जो हमने निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी आई है, भुजा ही है 28 है, 28 मीटर। तो 28 मीटर का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 28 का वर्ग करते हैं 784, तो ये आ जाता है 784 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखिए शेष जो भाग है उसमें प्रति वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च है 6 रुपये। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 1 वर्ग मीटर भाग में घास लगवाने का खर्च कितना खर्च है, 6 रुपये। तो इसलिए 784 वर्ग मीटर भाग में घास लगवाने का खर्च कितना होगा, ये हो जाएगा ₹6 गुना 784। अब 784 में 6 से गुना कर देते हैं। 6 चौक 24 का 4, हासिल को 2, 6 अट्ठे 48 और 2 50, हासिल को 5, 7 छंग 42 और 5 47, यानी 4704 रुपये व्यय करने पड़ेंगे घास लगवाने के लिए। सवाल नंबर 3 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं जो सवाल में दिया गया है। आधार दिया गया है हमें 9.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अक्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। भाई यहाँ पे मान रख देते हैं, आधार है 9.6 और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की गुना वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है। इस 9.6 को 2 से भाग कर लेते हैं। 2 चौका 8, दशमलव लगाई और ये हो गया 1.6, यानी 2 अट्ठे 16, यानी 4.8 आ गया। अब 5 और 4.8 की गुणा करते हैं। 5 की 8 में गुणा की 40 दशमलव और 5 चौक 20 और 4 24, यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर।
ये क्षेत्रफल आ जाता है त्रिभुज का। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 45 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 45 वर्ग सेंटीमीटर। अब 1/2 गुना आधार, आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे अब बराबर 45। अब इस 2 को गुना में भेज देंगे और 15 को बटे में, ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा 45 गुना 2/15 इतने सेंटीमीटर। अब इसे काटते हैं, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाती है उस त्रिभुज की। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 5 है, आकृति में चतुर्भुज ABCD, ये चतुर्भुज ABCD है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AC ये दिया गया है हमें 48 सेंटीमीटर दिया गया है, और BF ये BF हो गया 10 सेंटीमीटर, और DE दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये DE है। तो हमें ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास ABC ये एक त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई भी दी गई है त्रिभुज की, क्योंकि BF लंब AC है। इसी प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है ACD, इसमें DE लंब AC है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसको जोड़ देंगे। इस प्रकार से ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। इसमें आधार है AC, आधार AC ये दिया गया है 48 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यहाँ पे AC लिख देता हूँ, और यहाँ तो ये कितना दिया गया है भाई, ये दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको A1 कह देते हैं, ये होगा 1/2 गुना आधार AC गुना ऊंचाई। तो 1/2 AC है 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं हल, 2 पंजे 10 और 5 और 48 की गुना करेंगे, 5 8 40 हासिल को 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी 240 वर्ग सेंटीमीटर यह क्षेत्रफल आ जाता है त्रिभुज ABC का। इसी प्रकार से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ये क्या होगा भाई, इसमें भी इसके लिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A2 बराबर 1/2। इसका आधार कितना है, इसका भी आधार AC है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है DE। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 48 सेंटीमीटर और गुना 20 सेंटीमीटर, और इतने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको करते हैं 2 एकम 2, 2 धाम 20, 48 की और 10 की गुना करते हैं तो आ जाता है 480 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी हो गया हमारा A1 प्लस A2। अब A1 का मान आया है हमारा 240 वर्ग सेंटीमीटर और A2 का मान आया है 480 वर्ग सेंटीमीटर। अब 240 और 480 को जोड़ते हैं तो ये हमें मिलता है 720 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 6, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.3 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं इसमें सीधा ही डायरेक्ट। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना होता है। तो आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4.3 सेंटीमीटर। तो 7 की गुना करते हैं इसमें, 7 या 21 का 1 हासिल को 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी 30.1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाता है समांतर चतुर्भुज का। सवाल नंबर 7 है, 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन सटाकर रखे गए हैं। देखिए 2 घन है, ये एक ये और एक ये, इनको सटाकर रखा गया है। सटाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब इन घनों को हम सटाकर रखते हैं तो यह घनाभ निर्मित होता है। उस घनाभ की लंबाई हो जाएगी
12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 24 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी जितनी घन की लंबाई चौड़ाई दी गई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई बराबर हो जाएगा 12 प्लस 12 यानी 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बी ये बराबर होगा 12 सेंटीमीटर के, और ऊंचाई भी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकालते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसकी 2 गुना LB, L है हमारा 24 और B 12 है, B 12 है और HB 12 है, H 12 है और L 24 है। इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा ये। तो गुणा कर लेते हैं इनकी 2 गुना, अब 24 की 12 में करते हैं 12 चौक 48 का 8, हासिल को 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 और 12 की गुना 144 और 12 और 24 की गुना फिर से 288 आ जाएगी। इतने वर्ग सेंटीमीटर। जोड़ लेते हैं इसको 2 गुना, अब देखिए 8 और 4 12 और 8 20, हासिल को 2, 8 और 2 10 और 4 14 और 8 22, हासिल को फिर 2, 2 और 2 4, 1 5 और 2 7, 720 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी गुना कर लेते हैं 2 में, तो ये आ जाएगा 1440 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस निर्मित घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।